नरहन एस्टेट, द्रोणवार, वंश की अनसुनी गाथा। अध्याय 3। राजा पुरादित्य। क्या सचमुच यह वही राजा थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी? विशेष सूचना। यह श्रृंखला उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों, स्थानीय वंशावलियों और जनश्रुतियों पर आधारित है। जहां ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा जहां लोक परंपराएं हैं, उनका उल्लेख उसी रूप में किया गया है। ये पूरी श्रृंखला आपको केवल नरहन इतिहास एवं वर्तमान पर ही क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेगी। इतिहास में कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनका नाम बड़े साम्राज्यों की तरह प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन उनके एक फैसले का असर सदियों तक दिखाई देता है। क्या सप्तरी के राजा गिरिनारायण पुरादित्य भी उन्हीं राजाओं में से एक थे? क्या वास्तव में उनके दरबार में महाकवि विद्यापति आए थे? और आखिर क्यों आज भी उनका नाम द्रोणवार वंश के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है? आज हम जानेंगे उस राजा की कहानी जिसने शायद अनजाने में नरहन एस्टेट की नींव रख दी। बदलता हुआ मिथिला और नेपाल, लगभग 15वीं शताब्दी का आरंभ। यह वह समय था जब न भारत एक था, न नेपाल। चारों ओर छोटे छोटे राज्य थे। हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना, अपना कानून और अपनी महत्वाकांक्षाएं। मिथिला में भी सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा था। नेपाल की तराई में भी अलग अलग शासकों का प्रभाव था। इन्हीं परिस्थितियों में सप्तरी क्षेत्र का एक नाम बार बार सामने आता है, राजबनौली। और राजबनौली का नाम आते ही एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, राजा गिरिनारायण पुरादित्य। राजा या केवल एक सामंत? यही वह प्रश्न है जिस पर इतिहासकार आज भी पूरी तरह सहमत नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि पुरादित्य एक प्रभावशाली स्थानीय शासक थे, जबकि स्थानीय वंशावलियां उन्हें सप्तरी क्षेत्र का राजा बताती हैं। इतिहास चाहे जो कहे, लेकिन एक बात तय है, उनका प्रभाव इतना अवश्य था कि उनका नाम कई परंपराओं में सुरक्षित रह गया। राजबनौली का दरबार कल्पना कीजिए। सुबह का समय, राजमहल के बाहर सैनिक पहरा दे रहे हैं। अंदर सभा लगी है। ब्राह्मण, विद्वान, युद्ध सलाहकार और दूर दूर से आए अतिथि। राजा पुरादित्य केवल युद्ध की तैयारी ही नहीं करते थे, बल्कि विद्वानों का भी सम्मान करते थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में धर्म, राजनीति, कूटनीति और समाज, चारों विषयों पर चर्चा होती थी। ऐसे दरबार उस समय बहुत कम हुआ करते थे। द्रोणवारों की पहचान स्थानीय परंपराओं के अनुसार द्रोणवार ब्राह्मण केवल पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं थे। वे आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी उठाते थे, युद्ध भी करते थे और राज्य की रक्षा भी। शायद यही कारण था कि धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इतिहास का एक रोचक उल्लेख महाकवि विद्यापति द्वारा लिखित लिखनावली में राजा पुरादित्य का उल्लेख मिलता है। ऐसा कई विद्वानों और स्थानीय परंपराओं में माना जाता है। इसी आधार पर यह कथा प्रचलित है कि संकट के समय मिथिला के राजा शिवसिंह और रानी लक्ष्मा ने पुरादित्य के संरक्षण में समय बिताया। हालांकि इस प्रसंग के विभिन्न विवरण मिलते हैं और इतिहासकार इनके बारे में अलग अलग मत रखते हैं। फिर भी इतना स्पष्ट है कि पुरादित्य का नाम उस काल की राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। हर उभरती हुई शक्ति अपने साथ ईर्ष्या, विरोध और षड्यंत्र भी लेकर आती है। राजा पुरादित्य के बाद द्रोणवारों का प्रभाव और बढ़ने लगा। नई पीढ़ियां तैयार हुईं। इन्हीं पीढ़ियों में कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी वीरता से पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया। उनके नाम थे सुंदर पांडे, साधु पांडे और माधो पांडे। लेकिन इनकी कहानी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि यहीं से द्रोणवार वंश के स्वर्णकाल की शुरुआत होती है और उसी स्वर्णकाल की छाया में एक ऐसा षड्यंत्र भी जन्म ले रहा था जो आगे चलकर झूरी पोखर के रक्त रंजित इतिहास में बदल जाएगा। अगले अध्याय में, अगले भाग में हम जानेंगे सुंदर पांडे कौन थे, उनके पुत्र साधु पांडे और माधो पांडे को इतना वीर क्यों माना जाता है। क्या सचमुच उन्होंने युद्ध में ऐसी विजय प्राप्त की जिसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें सप्तरी का विशाल भूभाग मिला, या ये केवल लोक कथा है? इतिहास क्या कहता है और जनश्रुतियां क्या कहती हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। यदि आप नरहन एस्टेट, द्रोणवार वंश और मिथिला नेपाल के इस अनसुने इतिहास की पूरी श्रृंखला बिना किसी कड़ी को छोड़े देखना चाहते हैं,
तो अभी नरहन इतिहास एवं वर्तमान पेज को फॉलो करें। याद रखिए, ये पूरी श्रृंखला आपको केवल नरहन इतिहास एवं वर्तमान पर ही क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेगी। अगले अध्याय में पहली बार तलवारें खींचेंगी और वहीं से शुरू होगा द्रोणवार वंश का स्वर्णकाल।